सिक्योर फोर्स कंपनी के सारे बॉडीगार्ड्स को ओमकारा पर और उसकी फाइटिंग एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। ओमकारा को बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो के सारे फाइटिंग टेक्निक्स पता थे। वैसे तो मैंने सुना है कि तुम लोग मार्शल आर्ट में काफी अच्छे हो, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ये दिखावे के लिए तुम लोग अच्छे हो सकते हो, और प्रैक्टिकली तुम लोग किसी काम के नहीं हो। ये कहते हुए ओमकारा ने अपना एक पैर हवा में उठाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। हनुमा के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी डार्क हो गए। तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आज तक तुम्हारा रियल मार्शल आर्ट पर्सन से आमना सामना हुआ ही नहीं है। जिनको मार्शल आर्ट के बारे में पता है वो कभी हमसे उलझने की कोशिश नहीं करते। रियली? अगर ऐसा है तो फिर बहुत मजा आने वाला है। ओमकारा ने अपनी बात खत्म करने के साथ ही हनुमा पर अटैक कर दिया। अटैक बिल्कुल स्मूथ था। उसने लाइट से भी तेज गति से उसके चेहरे पर पंच मार दिया था। वैसे मैंने एक बॉलीवुड मूवी देखी थी जहां मैंने सुना था कि सिर्फ स्पीड ही मार्शल आर्ट को हरा सकती है। ओमकारा बहुत रिलैक्स था। हनुमा अपने कदम पीछे कर खुद को संभाल रहा था। ये सब देखने के बाद कौशल और बाकी सब बहुत घबरा गए थे। ओह नो, हनुमा इनसे नहीं लड़ सकता। उसका बायां हाथ इंजर्ड है। एक हाथ से कोई कैसे लड़ाई कर सकता है? अरे अगर हमें पहले पता होता कि सामने कौन आ रहा है तो हम तुम्हें जाने ही नहीं देते। अब अगर हम हार गए तो हमें बहुत शर्मिंदगी होगी। आरव अपना सर हाँ में हिलाकर एकटक हनुमा को देख रहा था। उसे अब तक हनुमा बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लग रहा था। हनुमा के साथियों की बात ओमकारा ने भी सुनी कि हनुमा अपना बायां हाथ यूज नहीं कर सकता, और इसका फायदा उठाकर उसने उसके बाएं हाथ पर अटैक किया। हनुमा खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। ओमकारा ने उसके चेस्ट पर एक जोरदार पंच किया और लगातार उसके पैरों पर मारने लगा। हनुमा हार मारने को तैयार नहीं था, लेकिन तभी ओमकारा ने एक जोर का पंच उसके फेस पर जड़ दिया। हनुमा ऑकवर्डली जमीन पर गिर पड़ा। ओमकारा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यही है तुम्हारी मार्शल आर्ट? ये तो बहुत बढ़िया है यार। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम जैसे वीक के साथ कभी लड़ना भी चाहिए था। बस मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। रुद्री आरव की तरफ मुड़ गया। सर, इस राउंड का नतीजा तो सबको पता चल ही गया है। आरव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो मैच का रिजल्ट अनाउंस करने लगा। इस मैच का रुक जाओ। हनुमा की एक तेज आवाज आई। वो अपने एक हाथ के सहारे से जमीन से उठ रहा था। मैं अभी तक हारा नहीं हूं। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे हाथ में काफी पुराना जख्म है। मैं तुम्हें और चोट नहीं पहुंचाना चाहता। हनुमा ने ओमकारा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने कमर पर अपने दोनों हाथ रख दिए और आंखें बंद कर धीरे से गहरी सांस लेने लगा। कुछ देर तक सांस लेने के बाद वो नॉर्मल हो गया था। काफी टाइम तक मैंने किसी से लड़ाई नहीं की और इसलिए मैं इसके लिए रेडी नहीं था, पर मार खाने के बाद मेरी एनर्जी और मेरा खून दोनों बहुत अच्छे से काम करते हैं। मतलब तुम्हें और मार खानी है? हनुमा की आंखों में आग दिखाई देने लगी और उसका राइट हैंड उसकी चेस्ट पर था। एक ही पल में उसका एटीट्यूड बदल गया था। जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता था, सिर्फ फील किया जा सकता था। कुछ तो बदला है इसमें, लेकिन क्या? पहले वो थोड़ा डरा हुआ था और थका हुआ लग रहा था, लेकिन अब लोहे की तरह मजबूत लग रहा था। आरव अभी गेस कर रहा था, तभी ओमकारा ने एक बार फिर से हनुमा पर अटैक कर दिया, लेकिन इस बार रिस्पॉन्स अनएक्सपेक्टेड था। उसके पंच के बाद भी हनुमा अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने ओमकारा के मुक्के को हवा में ही रोक दिया था और उसे जोर से धक्का देकर पीछे कर दिया। उसके धक्के से ओमकारा 4-5 कदम पीछे चला गया, लेकिन हनुमा अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। तुम्हारे पास अचानक इतनी स्ट्रेंथ कहां से आ गई? ओमकारा को लगा जैसे उसका जबड़ा टूट गया है। हनुमा ने अपनी मुट्ठी खुली छोड़ दी और एक गहरी सांस छोड़ी। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मार्शल आर्ट एक किलिंग स्किल है, और जिन स्किल की तुम बात कर रहे हो वो तो बच्चों का खेल है। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती तो तुम यहाँ खड़े खड़े मर जाते, या अगर नहीं भी मरते तो कम से कम 10 से 15 दिन के लिए तुम्हारा बेड पर लेटना तय था। हनुमा को जीतते हुए देखकर कौशल और उसके बाकी साथी कुछ देर तक बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। उसके बाद वो चीयर करने लगे। वाह, हम जीत गए यार, हनुमा ने तो कमाल कर दिया। हाँ, मजा आ गया। कौशल और उसके बाकी साथियों ने आगे बढ़कर चारों तरफ से हनुमा को घेर लिया। उन्होंने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। रुद्री अपने चेहरे पर अनहैप्पी एक्सप्रेशंस लिए ओमकारा के सामने आ गया। कैसे हो तुम? ओमकारा जबरदस्ती खुद को अपनी जगह पर खड़े किए हुए था। उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसके शरीर में जान नहीं थी।
अपने हाथ के इशारे से रुद्री ने अपने 2 बॉडीगार्ड्स को ओमकारा को वहां से ले जाने को कहा। रुद्री हनुमा की तरफ मुड़ा। उसके चारों तरफ सभी खड़े होकर उसके सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं आरब के एक्सप्रेशंस लाइट हो गए। वो मुस्कुराते हुए भीड़ की तरफ मुड़ा। रूल्स के अकॉर्डिंग 3 मैचेस में से 2 मैच जीतने वाली टीम जीत जाएगी और इन 3 मैचेस में से 2 मैचेस में हनुमा की टीम जीती है और एक में सिक्योर फोर्स टीम, इसलिए राउंड मैच हनुमा की टीम जीती है। आरब का अनाउंसमेंट सुनने के बाद हनुमा और उसके साथी चुप हो गए। वो रुद्री और बाकियों की तरफ देख रहे थे। वो एक मैच जीत चुके थे, लेकिन अभी भी 2 मैच बाकी था और अभी से सेलिब्रेट करना सही नहीं था। फर्स्ट राउंड का टॉपिक हमने सजेस्ट किया था, तो अब सेकंड राउंड का टॉपिक रुद्री को डिसाइड करना है। रुद्री के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी। अब वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था। अब ये कोई सिंपल मैच नहीं था। रुद्री के कंधे पर सिक्योर फोर्स कंपनी की डिग्निटी बचाने का भार था। सेकंड राउंड में हम शूटिंग स्किल चेक का कंपटीशन रखते हैं। हनुमा कुछ देर तक शांत रहा। ठीक है, उसके रूल्स क्या होंगे? हम अपनी अपनी तरफ से 3-3 सोल्जर्स शूटिंग के लिए भेजेंगे। उसके बाद टोटल अचीव टारगेट के बेसिस पर विनर डिसाइड होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हनुमा अपने साथियों की तरफ मुड़ गया। उसका एक हाथ ठीक नहीं था और एक हाथ से शूटिंग करना बहुत मुश्किल होने वाला था। तुम लोग रेडी हो ना? हाँ, हम रेडी हैं। अब डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी एक 27 से 28 साल का लड़का आगे आ गया। जब मैं आर्मी में था तो मैं भी एक शार्प शूटर था। मैं भी एक स्नाइपर था। मेरी भी शूटिंग स्किल खराब नहीं थी। मैं भी शार्प शूटर की टीम में से था। हम टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं। शूटिंग मैच की बात सुनकर वहां काफी लोग एक्साइटेड हो गए थे। अब जब कौशल ने देखा कि हनुमा अपनी लेफ्ट हैंड इंजरी की वजह से नहीं जा सकता, तो उसने 3 यंग लड़कों को भेजा जिनकी एज 30 इयर्स से कम थी, जिन्होंने बताया था कि वो शार्प शूटर रह चुके हैं। कौशल ने उन्हें मोटिवेट करते हुए कहा, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, घबराना मत, हम ऑलरेडी पहला मैच जीत चुके हैं। इधर सिक्योर फोर्स कंपनी की तरफ से रुद्री खुद आगे आया और उसके साथ 2 और बॉडीगार्ड आ गए। अब दोनों ही टीम के 3-3 लोग आगे आ चुके थे। तभी रुद्री ने अनाउंस किया, हम सब एक लाइन में खड़े होंगे और सबको 10-10 राउंड फायर करने हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमारे पास 20 सेकंड्स ही हैं। रुद्री की बात सुनकर हनुमा थोड़ा डाउट में आ गया और उसने धीमी आवाज में कौशल से कहा, 20 सेकंड्स तो बहुत कम है यार। इसका ये मतलब हुआ कि हर फायर को केवल 2 सेकंड ही मिलेंगे। 2 सेकंड में टारगेट को एम करना और फिर उस पर निशाना लगाना थोड़ा टफ नहीं लग रहा? हाँ, थोड़ा टफ तो है, लेकिन देखते हैं। उसके बाद वे 6 लोग एक साथ खड़े हो गए और सबका फेस टारगेट की तरफ था। सब अपनी अपनी राइफल हाथ में लिए टारगेट को देख रहे थे। टारगेट पर नजर रखने के लिए सबकी एक एक आंख बंद थी और अब वहां एकदम सन्नाटा था। हम तैयार हैं आरब सर, आपके ऑर्डर का इंतजार है। आरब थोड़ा आगे आया। उसने अपना मोबाइल निकालकर 20 सेकंड्स का टाइमर लगा लिया और एक हाथ आगे करके जोर से चिल्लाया, फायर। उसके बाद शुरू हुई धुआंधार फायरिंग। अगले 20 सेकंड्स वो 6 लोग बस फायरिंग करते रहे। 20 सेकंड होते ही आरब जोर से चिल्लाया, स्टॉप, टाइम लिमिट कंप्लीट हो गया। सबने तुरंत फायरिंग रोक दी। दोनों ही टीम के लोग थोड़े कॉन्शियस लग रहे थे। तभी आरब ने अपनी टीम के एक बंदे को कहा, जाओ और मेजर करो कि किस टीम का क्या स्कोर है। उसके बाद वो बंदा दोनों ही टीमों की फायर काउंट देखने लगा। जब उसने सब कुछ अच्छे से अपने कागज में नोट कर लिया तो वो कागज उसने आरब को जाकर दिया। आरब ने उसे ध्यान से देखा और कहा, सेकंड मैच जो कि फायरिंग का था उसे जीता है सिक्योर फोर्स ने। आरब का अनाउंसमेंट सुनते ही रुद्री और उसके बॉडीगार्ड्स में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार वो लोग अपना पहला मैच हार चुके थे। रुद्री को अपनी कंपनी की इज्जत बचाने के लिए किसी भी तरह ये दूसरा मैच जीतना था। लेकिन तभी हनुमा ने शिकायत भरे लहजे में कहा, लेकिन मिस्टर अंबानी, ये तो फेयर कंपटीशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये फेयर कंपटीशन? देखिए मिस्टर अंबानी, हम सब लोगों को आर्मी छोड़े हुए 3 से 4 साल से भी ज्यादा हो गए। हम में से सबको गन चलाए हुए भी इतना ही टाइम हो गया, जबकि सिक्योर फोर्स के लोग अभी भी एक्टिव हैं। तो सीधी सी बात है कि वही जीतेंगे इसमें। आरब ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसने रुद्री की तरफ देखकर कहा, रुद्री, क्या लगता है तुम्हें इस बारे में? सर, मुझे इनकी बात पूरी तरह से बेसलेस लग रही है।
तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इनकी प्रैक्टिस छूटी हुई है, तो कल को अगर दुश्मन हमारे सामने गोली चलाएगा तो क्या ये लोग उसे ऐसा कहेंगे कि अभी हमें प्रैक्टिस का टाइम दो, हमें आर्मी छोड़े हुए 4 साल हो गए। आरब को रुद्री की बात में दम लगा। उसने हनुमा और उसकी टीम की तरफ देखा और कहा, सुना आप लोगों ने, प्रैक्टिस ना होना ये आपकी गलती है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी वजह से आपको थोड़ा इजी टास्क मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा। आरब की बात सुनकर हनुमा ने एक्सेप्ट किया। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर अंबानी, इस मैच में हम हार एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, हम बिना किसी कंप्लेन के हार एक्सेप्ट करते हैं और अगले मैच के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी बात सुनकर आरब के फेस पर मुस्कान आ गई। जब ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ था तब आरब ने सोचा था कि रिटायर्ड आर्मी वाले ये लोग थोड़े कमजोर पड़ेंगे। उसे लग रहा था कि रुद्री और उसके बॉडीगार्ड्स शुरू के दोनों मैच आराम से जीत जाएंगे, इसलिए तीसरा मैच उसे थोड़ा आसान रखना पड़ेगा ताकि दूसरी टीम को बुरा फील ना हो। लेकिन यहाँ तो अब स्टोरी ही अलग थी। ये कंपटीशन 1-1 पर खड़ा था और तीसरा मैच अब डिसाइडिंग मैच होने वाला था। क्योंकि दोनों ही टीमें 1-1 मैच जीत चुकी हैं, दोनों ही टीमों ने अपना हुनर दिखाया है और मैं बहुत इम्प्रेस भी हुआ हूँ। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपको हायर करने का मेरा पर्पस किसी की किलिंग नहीं है, बल्कि मेरी सेफ्टी है। तो तीसरा मैच इसी बारे में होने वाला है। न सिर्फ हनुमा और कौशल की टीम बल्कि रुद्री और उसके बॉडीगार्ड्स भी आरब की बात ठीक से नहीं समझ सके थे। मिस्टर अंबानी, क्या आप थोड़ा और क्लियर कर सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तीसरा मैच मुझे सेफ रखने के बारे में होगा। मतलब यूं कि एक टीम के 3 मेंबर किलर होंगे और दूसरी टीम के 3 मेंबर मुझे गार्ड करेंगे। किलर छुपकर मुझ पर शूट करेंगे और गार्ड करने वाली टीम का ये काम है कि कोई भी गोली मुझे छू ना पाए। अगर एक भी गोली मुझे लग जाती है तो गार्ड करने वाली टीम हार जाएगी, और अगर वो मुझे हर गोली से बचा ले तो वो जीत जाएंगे। आरब के द्वारा बताया गया तीसरा मैच काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो सारे लोग अंदर से रोमांचित हो उठे थे। तभी एक बार आरब फिर बोला, अपनी अपनी टीम से 3 लोगों को चुनना आपका काम है। मैच उस जगह पर होगा। आरब ने जिस जगह की तरफ इशारा किया था वो एक टूटी फूटी बेकार पड़ी जगह थी। वहाँ पर बहुत से ऐसे कोने, आधी टूटी दीवारें थी जहाँ छिपा जा सकता था। पहले शायद वो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। पहले किलर कौन बनेगा और कौन सी टीम गार्ड करेगी, ये भी आप लोग ही आपस में डिसाइड कर लो। दोनों ही टीमें एक दूसरे की तरफ देखने लगी। ठीक है, हम पहले मिस्टर अंबानी को गार्ड करेंगे, आप लोग किलर बन जाओ। हनुमा और कौशल की टीम के लिए ये बिल्कुल ठीक था। वो लोग आर्मी से थे और इस जगह को थोड़े जानते भी थे, इसलिए उन्हें अच्छे से पता था कि कहाँ पर छिपा जा सकता था और कहाँ से ब्लफ किया जा सकता था। हनुमा ने कोई ऐतराज नहीं जताया, बल्कि अंदर ही अंदर थोड़ा खुश भी हुआ। ठीक है, फिर हम अपने 3 लोग चुन लेते हैं। दोनों ही टीमें अपने बेस्ट 3 लोग चुनने में बिजी हो गईं। हनुमा ने अपनी टीम से कहा, मेरे लेफ्ट हैंड इंजरी की वजह से शायद मैं इस मैच के लिए भी इतना सुटेबल नहीं हूँ, इसलिए मेरा जाना सही नहीं होगा। तभी कौशल आगे आया और बोला, मैं जाऊंगा और मेरे साथ तुम दोनों चलोगे। उसने अपने साथ जिन 2 लड़कों को चुना था वो पहले स्पेशल फोर्स में रह चुके थे। वो तीनों अब बिल्कुल तैयार थे। आप लोगों के पास 10 मिनट है, आप अंदर जाकर अच्छे से छुप सकते हैं। 10 मिनट होते ही दूसरी टीम मुझे गार्ड करती हुई अंदर आएगी और मैच स्टार्ट हो जाएगा। कौशल और उसकी टीम के दोनों लड़के तुरंत उस टूटी फूटी बड़ी बिल्डिंग के अंदर घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने अपनी जगह ले ली और छुप गए। तभी बाहर रुद्री ने कहा, सर 10 मिनट हो गए, क्या हम अंदर चलें? हाँ, लेट्स गो। और फिर रुद्री आरब को प्रोटेक्ट करता हुआ अपनी टीम के साथ अंदर जाने लगा। रुद्री और उसके बाकी दोनों बॉडीगार्ड्स ने बाहर से रेक्टेंगल बना रखा था और अंदर आरब को छुपा रखा था। इस तरह से वे लोग बिल्डिंग के अंदर घुसे। वो लोग जैसे ही घुसे 15 सेकंड के अंदर ही उनके एक तरफ से फायरिंग हुई। उन सब ने उस तरफ देखा, लेकिन रुद्री बोला, नहीं नहीं, ये ब्लफ है, वहां से शूट करने का कोई एंगल ही नहीं है। वो बस हवा में फायर कर रहे हैं जिससे हमारा ध्यान उस तरफ जाए और इधर पीछे से वो सर को शूट कर दें। फिर वो तीनों आरब को प्रोटेक्ट करते हुए एक कोने में चले गए। रुद्री और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स आरब को एक दीवार के सहारे छिपाकर उसके तीनों तरफ खड़े थे। तभी उनसे कुछ दूरी पर एक किलर उनके सामने आया और 2-4 फायर करके वापस छिप गया। रुद्री के एक बॉडीगार्ड ने कहा, सर ये यहाँ छुपे हुए हैं, मैं जाकर इन्हें शूट करके आता हूँ। ऐसी बेवकूफ़ी करने की सोचना भी मत, यही तो उनका प्लान है।
वहाँ पर सिर्फ एक किलर है, लेकिन बाकी 2 किलर्स की लोकेशन हमें अभी भी नहीं पता। उन्हें मारने से ज्यादा सर को बचाना हमारा फोकस होना चाहिए। इन सब में अगर कोई सबसे ज्यादा रिलैक्स था तो वो आरव था। उसे पता था कि ये बस एक कंपटीशन था, ना ही उनकी गन्स में असली गोलियां थी और ना ही असली के बारूद, इसलिए किसी के भी इंजर्ड होने के चांसेस 0 थे। लेकिन रूल के मुताबिक अगर किसी को नकली गोली या बारूद लग जाए तो उसे मरना होगा, मतलब कि फिर वो बंदा मैच से बाहर हो जाएगा। हमें बिल्डिंग के और अंदर घुसना चाहिए और वहां जाकर थोड़ी देर छिप जाना चाहिए ताकि ये सारे किलर्स हमें ढूंढते हुए अपनी लोकेशन एक्सपोज करें। बाकी के 2 बॉडीगार्ड्स ने भी सहमति जताई। ये आइडिया सही है सर, हम दोनों तरफ से कवर देते हैं और आप आरव सर को लेकर अंदर घुसो, उसके बाद हम आते हैं। प्लान के मुताबिक दोनों बॉडीगार्ड्स हवा में फायर करने लगे और रुद्री आरव को लेकर दौड़ता हुआ बिल्डिंग के और अंदर आ गया। थोड़ी देर में उनके पीछे पीछे वो दोनों बॉडीगार्ड्स भी आ गए। उसके बाद कौशल और उसके बाकी दोनों साथियों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। अब आरव उन्हें बिल्कुल भी दिखना बंद हो चुका था। उन तीनों ने रेडियो से आपस में बात की। वो लोग अंदर जा चुके हैं, अब हम मिस्टर अंबानी को कैसे शूट करेंगे? हाँ, अब जब टारगेट ही हमारे सामने नहीं है तो हम शूट किसे करेंगे? एक काम करो, एक आदमी बाहर ही रहो और एक मेरे साथ अंदर चलो। लेकिन प्लान क्या है? प्लान सिंपल है, हम बिल्डिंग के पीछे से अंदर घुसेंगे और फायर करेंगे जिससे वो लोग बाहर निकले। प्लान के मुताबिक कौशल और उसका एक साथी चोरी चोरी बिल्डिंग की एक टूटी खिड़की से पीछे घुसे। ये पीछे का रास्ता था। इधर रुद्री ने तब तक कुछ कुछ स्पॉट्स पर ग्रेनेड बिछा दिया था। इधर कौशल और उसका आदमी अंदर घुसते ही अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए और छिप छिप कर फायरिंग करने लगे। अंधाधुंध फायरिंग का कोई मतलब नहीं है, एक सही पोजीशन लो और फिर टारगेट को शूट करो। कौशल का दूसरा आदमी अपनी पोजीशन लेने लगा और आरव पर निशाना साधने की कोशिश करने लगा। तभी रुद्री ने अपने चारों तरफ धुआं फैला दिया, जिससे दूर खड़े उस आदमी को आरव दिखना ही बंद हो गया। मैं निशाना नहीं लगा पा रहा हूँ, मेरे सामने धुआं ही धुआं है। शिट, ये कमीने लोग। क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मैं इनके बिछाए ट्रैप में फंस गया। मैंने ग्रेनेड पर पैर रख दिया, इसलिए अब से मैं डेड हूँ। अब हमारी टीम में बस तुम 2 लोग ही हो। उसकी बात सुनकर कौशल भी सोच में पड़ गया। एक मेंबर कम होने का मतलब अब लड़ाई और मुश्किल हो गई थी। तभी कौशल ने रेडियो पर अपनी तीसरे बंदे को कहा, तुम बाहर मत खड़े रहो, अब बस हम दोनों ही बचे हैं, इसलिए तुम्हें भी अंदर आना होगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। रुद्री हर मूव पर कौशल और उसकी टीम से एक कदम आगे चल रहा था। वो सामने वाली टीम के आगे के प्लान को गेस कर लेता था, इसलिए वो अंदर आने वाले रास्ते पर जाकर छुप गया था। जैसे ही कौशल का तीसरा बंदा बिल्डिंग के अंदर आने के लिए अपना पहला कदम रखा, रुद्री ने उसे वहीं शूट कर दिया। शिट, मेरा भी खेल खत्म। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे भी शूट कर दिया गया है। अब बस तुम ही बचे हुए हो, तुम्हें ही हमारी टीम को जिताना होगा। एक बार के लिए तो कौशल भी अंदर से निराश हो गया। आखिरकार वो अकेला 3 प्रोफेशनल्स का मुकाबला कैसे करेगा? लेकिन तभी उसे एक थॉट आया कि जीतने के लिए बस एक गोली आरव पर लगनी चाहिए। अगर वो आरव को शूट कर पाया तो अभी भी उनकी टीम जीत सकती थी। उसने अपने आप को मोटिवेट किया और फिर आगे की प्लानिंग करने लग गया। उसने काफी देर तक रुद्री और उसकी टीम को ब्लफ किया, चारों तरफ दौड़ाया। वो अपने प्लान में सक्सेस होता दिख रहा था। अचानक से उसे आरव साफ साफ दिखने लगा। उसने तुरंत पोजीशन ली और शूट करने ही वाला था कि तभी पीछे से एक गोली आई और सीधा उसकी खोपड़ी में लगी। बेशक वो नकली गोली थी, लेकिन सिर में लगने से थोड़ा दर्द भी हुआ। वो जैसे ही पीछे पलटा तो रुद्री उसके ठीक पीछे अपनी राइफल ताने खड़ा था। तुम हार चुके हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम आरव सर को शूट कर सकते हो? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने जानबूझकर तुम्हें सर की लोकेशन दिखाई थी। ये मेरा ट्रैप था ताकि पीछे से आकर मैं तुम्हें शूट कर सकूं। उसके बाद रुद्री के फेस पर विक्ट्री वाली हंसी आ गई। वहीं कौशल काफी डिसअपॉइंटेड था। इतना निराश मत हो। अगर तुम लोग अपनी टर्न में आरव सर को प्रोटेक्ट कर पाते हो तो ये मैच अभी भी ड्रॉ हो सकता है। उसके बाद आरव और कौशल की टीम उस टूटी फूटी बिल्डिंग से बाहर आ गए, जहां पर बाकी लोग खड़े उनका वेट कर रहे थे। हनुमा ने बहुत एक्साइटेड होकर कौशल से पूछा, क्या हुआ, हम जीते या हारे? हम सॉरी, हम हार गए। हम सारे लोग मारे गए। ये सुनकर हनुमा भी काफी निराश हुआ, लेकिन फिर उसने अपने तीनों साथियों को मोटिवेट करते हुए कहा, ठीक है, तुम लोगों ने काफी अच्छा किया, अपना बेस्ट दिया तुमने, यही काफी है। लेकिन अभी भी हमारे पास चांस है। इस बार हमारी टीम बॉडीगार्ड होगी और अगर हम मिस्टर अंबानी को गोली लगने से बचा पाए
तो हम मैच में बने रहेंगे। हनुमा की बात सुनकर एक बार फिर उन सब में जोश भर गया और वो लोग आरव को प्रोटेक्ट करने की तैयारी करने लगे। वहीं रुद्री और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स बिल्डिंग के बाहर ही नहीं आए थे, क्योंकि इस बार उन्हें किलर बनना था, इसलिए वो छिपने के लिए जगह सर्च कर रहे थे कि तभी थोड़ी देर बाद कौशल और उसके दोनों साथी आरव को सिक्योरिटी देते हुए बिल्डिंग के अंदर घुसे। वो एक एक करके हर कोने पर नजर मार रहे थे। तभी कौशल के एक साथी ने कहा, क्या हम भी सीधा और अंदर जाकर छिप जाएं, जैसे उन लोगों ने किया था? हम उनकी तरह कायर नहीं है, हम सामने रहकर मुकाबला करेंगे। हमारा मकसद मिस्टर अंबानी को सेफ रखना है, ना कि छिपना। उन दोनों की बातें सुनकर कौशल ने झल्लाते हुए कहा, तुम दोनों अपनी बकबक बंद करो और काम पर फोकस करो। तीनों के बीच में घिरा आरव उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। काफी देर हो गए लेकिन एक भी फायर नहीं हुआ। लेकिन ये लोग तो शूट ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग गोली नहीं चलाएंगे तो आखिर मिस्टर अंबानी को मारेंगे कैसे? ये उनका एक प्लान भी हो सकता है, इसलिए हर कोने को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ो। उसके बाद वो लोग बिल्डिंग के पूरे अंदर तक जाकर अब वापस आ रहे थे। अगर वो लोग वापस आते हुए बिल्डिंग के बाहर निकल जाते तो मैच ड्रॉ हो जाता, लेकिन जैसे ही वो लोग आधे रास्ते में थे, बाहर उन्हें किसी के छिपे होने की परछाई दिखाई दी। तुम लोग मिस्टर अंबानी को गार्ड करो और मैं उस किलर की तरफ जाता हूँ। और फिर कौशल अपनी राइफल लेकर उस तरफ बढ़ा और बाकी के दोनों लड़कों ने आरव को सेफ्टी दी। लेकिन कौशल ने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि एक ग्रेनेड ठीक उसके पास आकर गिरा। अगले 5 सेकंड में वो फटने वाला था। भागो, मिस्टर अंबानी को दूर लेकर भागो, ये ग्रेनेड है, इससे हम सब मर जाएंगे। बाकी के दोनों लड़के आरव को लेकर एक डायरेक्शन में भाग रहे थे और कौशल ग्रेनेड हाथ में लेकर दूसरी डायरेक्शन में भाग रहा था। कौशल आरव से एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा था। 5 सेकंड में वो काफी दूर तक भाग गया और उसके बाद वो ग्रेनेड को लेकर उसके ऊपर लेट गया, ताकि अगर ये फटे तो इससे सिर्फ कौशल ही मरता और उसकी टीम के बाकी लोग सेफ रहते। इस तरह से कौशल ने आरव को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। बाकी के दोनों लड़के आरव को लेकर दूसरी डायरेक्शन में भाग ही रहे थे कि तभी रुद्री पीछे से एक लड़के को शूट किया। दूसरा लड़का जब तक रुद्री की तरफ पलटा तब तक रुद्री के एक और बॉडीगार्ड ने उसे भी शूट कर दिया। इस तरह से अब कौशल की पूरी टीम मारी जा चुकी थी। अब सिर्फ आरव बचा था, जिसका मतलब साफ था कि आरव भी मारा ही जा चुका था। फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए रुद्री ने आरव पर भी शूट किया। एक नकली गोली आकर सीधा आरव के सीने में लगी। रुद्री के एक बॉडीगार्ड ने जोर से चिल्लाया, यस, हम जीत गए, हमने दोनों ही राउंड जीत लिए। अब रुद्री और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स अपने स्पॉट से बाहर आ गए। तभी कौशल की टीम के एक लड़के ने रुद्री से कहा, तुम पीछे से कैसे आए? तुम्हारी परछाई तो यहाँ सामने दिख रही थी। वो मेरी परछाई नहीं थी, बल्कि एक ट्रैप था। हमने एक बोरी बांध रखी थी जिससे एक इल्यूजन क्रिएट हो और तुम लोग उसमें फंस जाओ। उनकी बात सुनकर कौशल के फेस पर भी मुस्कान आ गई। तुम लोग वाकई बहुत ही टैलेंटेड हो। उसके बाद वो सब लोग बिल्डिंग से बाहर आने लगे। जहाँ रुद्री और उसकी टीम के फेस खुशी से खिले हुए थे, तो वहीं कौशल और उसकी टीम के कंधे झुके हुए थे। आरव ने चलते चलते कहा, वेरी गुड मैच गाइस, चलो बाहर चलकर रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। फिर वो सब लोग बाहर आए तो उनकी टीम के लोग उनका वेट कर रहे थे। हनुमा ने आगे आकर कौशल से पूछा, कौशल, इस राउंड में क्या हुआ, हम जीते या हारे? कौशल हनुमा को कुछ न बोल सका, वो बस नजरें झुकाए खड़ा रहा। उसके बाद हनुमा ने भी कोई सवाल नहीं किया। तभी दूसरी टीम के एक बॉडीगार्ड ने रुद्री का एक हाथ उठाकर जोर से चिल्लाया, ये हम जीत गए, सिक्योर फोर्स कंपनी जीत गई। रुद्री ने उसे आंखें दिखाई और तब जाकर वो चुप हुआ। इधर हनुमा की टीम के बाकी लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। आखिर हम ये वाला राउंड भी कैसे हार गए? मुझे लगता है कि अगर मैं होता तो रिजल्ट कुछ और ही होता। लेकिन हनुमा ने सबको शांत कराते हुए कहा, सब लोग अपनी बकवास बंद करो, हमें अपनी टीम पर प्राउड होना चाहिए। हो सकता है कि हम में से कोई भी जाता और रिजल्ट सेम ही रहता, तब क्या करते? मुझे पूरा भरोसा है कि इन लोगों ने अपना बेस्ट दिया है और यही मायने रखता है। सामने वाली टीम हमसे बेटर थी, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हनुमा की बात सुनकर उसकी टीम के लोगों को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ और उन लोगों ने कौशल और बाकी दोनों लड़कों से सॉरी भी बोला। तभी आरव सामने आया और थोड़ा ऊंचाई पर खड़ा हो गया, जिससे उसे सब लोग देख सकें। तो 3 मैचों की सीरीज को सिक्योर फोर्स कंपनी 2-1 से जीत चुकी है, लेकिन सामने वाली टीम ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है।
उसके बाद उसने हनुमा और उसकी टीम की तरफ देखकर कहा, क्या आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं? हनुमा एक कदम आगे आया और उसने कहा, हाँ, मैं इस रिजल्ट से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। कौशल भी आगे आया और बोला, मैं भी, और हमारी पूरी टीम इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। हम हार एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आरव के फेस पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, ग्रेट। किसी महान आदमी ने कहा है कि खेल और लड़ाई में हमेशा किसी एक की जीत और किसी एक की हार होती है, लेकिन ना ही जीतने वाले को बहुत शोर मचाना चाहिए और ना ही हारने वाले को शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, बल्कि उससे सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो अपनी पिछली गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। आरव की बात सुनकर हनुमा, कौशल और उसकी पूरी टीम थोड़ा बेटर फील करने लगी। उसके बाद आरव हनुमा की टीम की तरफ देखा और बोला, ये मैच आप लोगों की काबिलियत का टेस्ट करने के लिए नहीं था। आप लोग काबिल लोग हैं, तभी तो देश के सिपाही थे। बल्कि ये मैच तो इसलिए था कि आप सब लोग खुद की करंट सिचुएशन के बारे में जान सके और उसके बाद अपनी तैयारी में जुट सके। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने कुछ महीने भी जमकर तैयारी कर ली तो आप लोग इन सब से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का खुद पर बिलीव होना। क्या आप लोग खुद पर बिलीव करते हैं? हनुमा ने पहले कौशल की तरफ देखा और कौशल ने हनुमा की तरफ, फिर उन दोनों ने अपनी पूरी टीम की तरफ देखा और फिर उन सब ने एक साथ जोर से कहा, हाँ, हमें खुद पर पूरा बिलीव है। वो सारे रिटायर्ड आर्मी वाले थे। उनकी आवाज बहुत बुलंद थी और जब वो सब एक साथ आर्मी स्टाइल में चिल्लाए तो उसकी गूंज वहाँ खड़े हर आदमी ने महसूस की। तृप्ति भी वहीं खड़ी थी। इस सीन को देखकर उसके भी गूज़बम्स आ गए। ठीक है, मुझे भी आप सब पर पूरा बिलीव है। आप लोग बस जमकर ट्रेनिंग करिए। उसके बाद आरव वहाँ से नीचे आया और सीधा रुद्री के पास गया। रुद्री, इन लोगों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इनकी ट्रेनिंग तुम कैसे करवाते हो इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये खुद अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि किसी भी तरह इनकी इंसल्ट ना हो। ये लोग देश के सिपाही रह चुके हैं। आरव की बात सुनकर रुद्री कुछ देर के लिए तो एकदम चुप रह गया और सोच में पड़ गया कि उसके बॉडीगार्ड्स अक्सर ट्रेनिंग के दौरान इंसल्ट कर दिया करते थे। तभी वो अपने सेंसेस में आया और बोला, यस सर, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। और फिर आरव वहाँ से चला गया। वहाँ से निकलकर उसने सीधा अपने डैड अमीश को कॉल किया। हेलो डैड, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरूर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तभी कॉल किया तुमने। आप ठीक कह रहे हैं डैड, मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। क्या हुआ? फंड रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं नहीं डैड, फंड रिलेटेड कुछ नहीं। एक्चुअली मेरा एक दोस्त इंजर्ड है, उसके नर्व में प्रॉब्लम हुई है, तो उसके लिए कुछ एडवांस लेवल के ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। क्या आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं? अमीश ने कुछ देर तक सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद उसने फोन कट कर दिया। आरव वैसे भी छोटी मोटी चीजों में हेल्प नहीं मांगता था। ये बात उसके डैड अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन आज अगर आरव ने खुद हेल्प मांगा था तो अमीश उसे मना नहीं करना चाहते थे। ये काम आरव खुद भी कर सकता था अगर अंबानी फैमिली में उसका पूरा वेलकम होता तो। लेकिन इसके लिए फिलहाल उसे 1 साल का वेट करना होगा। ऑफ कोर्स आरव ये हेल्प हनुमा के लिए मांग रहा था क्योंकि उसका हाथ इंजर्ड था। आज आरव हनुमा से बहुत इम्प्रेस हुआ था। वो मन ही मन सोचने लगा, ये हनुमा तो कमाल का कैरेक्टर है। एक तो ये कितना टफ है, एक हाथ से इसने आज जो कारनामा किया था वो वाकई काबिले तारीफ था। तो अगर इसके दोनों हाथ होते तो ये तो क्या ही कर सकता था। हनुमा की स्ट्रेंथ से ज्यादा आरव को उसका कैरेक्टर पसंद आया। उसके अंदर जो हिडन टैलेंट था वो आरव ने देख लिया था। आरव रिटायर्ड आर्मी वालों की एक पूरी फौज खड़ी कर सकता था, लेकिन ऐसा टैलेंट लाना बहुत मुश्किल होता। उसके बाद अगले 5-7 दिनों तक आरव कंटिन्यू ट्रेनिंग बेस में जाता रहा और उन सबको ऑब्जर्व करता रहा। इन दिनों वो हनुमा से और भी ज्यादा बात कर पाया। आरव को पता था कि जम्मू और कश्मीर में कई होटल्स में अच्छे सिक्योरिटी हेड्स की जरूरत थी। ट्रेनिंग के बाद आरव इनमें से कुछ लोगों को वहां लगाना चाहता था। तभी एक दिन आरव ने सबसे कहा, आप सब लोग अपने अपने रिज्यूम प्लीज एक बार फिर से हमें भेजिए। आरव ने ऐसा इसलिए कहा था ताकि उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो उन्हें जॉब दे सके, क्योंकि कोई आर्मी में स्पेशल फोर्स में था तो कोई स्काउट में था, तो कोई शार्प शूटर था, तो वहीं कोई कुक था। आरव के लिए उन सब की स्किल्स और पास्ट जानना बहुत जरूरी था।